पर है कि आंसू के रचनाकार कौन है। तो आंसू काव्य के रचनाकार कौन है, मैं कहूंगा जयशंकर प्रसाद है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन आपको यहाँ पर करना है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, वह एक विदुषी महिला है, वह एक विद्वान महिला, विद्वान नहीं आ सकता, विदुषी महिला थी वो क्रम गलत है, वह एक महिला विद्वान थी ये भी गलत है। मैं कहूंगा इन चारों में से शुद्ध वाक्य अगर आपने चयन किया है ऑप्शन नंबर ए का तो बिल्कुल सही किया है। कहने की अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है, अर्धविराम कैसे बनाया जाता है, अर्धविराम साथियों कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है और ऐसे ऑप्शन नंबर बी में बना हुआ है। अगला देखिए साथियों, आपसे कहा जा रहा है कि कान खोलना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है, किसी के कान खोलना यानी कि किसी को सावधान करना, किसी को धोखा देना, परेशान करना, चर्चा करना नहीं साथियों, सावधान होने को कहा जाता है कान खोलना। उसके बाद देखिए अपकर्ष का विलोम आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो अपकर्ष का विलोम तो आप सभी लोग जानते हैं कि उत्कर्ष होता है और उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिक्टो आपके एग्जाम में आएगा। कहने के जिसमें पहला शब्द विशेषण होता है और दूसरा शब्द विशेष हो तो उसमें कौन सा समास होता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे उसमें कर्मधारय समास होता है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी है। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है, यानी कि देखिए मीठा अमरूद की अगर बात करें तो ये अमरूद की एक विशेषता बता रहा है, अमरूद के गुण के बारे में बता रहा है कि भैया मीठा है या खट्टा है, तो गुण के बारे में बता रहा है तो ये साथियों गुणवाचक विशेषण हो जाएगा मीठा शब्द। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो अगर बात करते हैं आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, मैं आपको 50 बार बता चुका हूं आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ। जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसको क्या कहा जाएगा, तो जिसका जन्म बाद में हुआ हो वो तो छोटा होगा, तो जिसका जन्म बाद में हुआ है उसको अनुज कहा जाता है। अभ्यागत शब्द यहाँ पर आपको दे रखा है और इसमें उपसर्ग आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको दिख रहा होगा अभी शब्द यहाँ पर जो है वो एक उपसर्ग है। आंसर आपका ए है, तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द इसमें से आपको बताना है कौन सा। देखिए अग्नि, पुष्प, शलाका ये तत्सम शब्द हैं, लेकिन 14 शब्द की अगर बात करते हैं तो ये आपका एक तद्भव शब्द हो जाएगा, ये तीनों तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि फूले का सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ा, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है ये आप लोग मुझे बता दीजिएगा। चलिए देखिए मैंने आपको बताया था जानो, जनु, जनहो अगर कहीं पर देखा जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वहां पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है और जनु यहां पर आपको देखने को मिल गया है, तो उत्प्रेक्ष अलंकार यहां पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है, जैसे कि ईमानदार आदमी, तो मैं कहूंगा आदमी क्या ये एक गुण बता रहा है ना, संख्या थोड़ी ना बता रहा है साथ, ना परिमाण बता रहा ना सार्वनामिक, इसमें कहीं पर है आदमी का एक गुण बता रहा है कि भैया अच्छा आदमी है, ईमानदार है, बेईमान है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा ईमानदार शब्द। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद आपसे अगर पूछा जाए तो इसमें कौन सी संधि अगर मैं आपसे पूछूं तो इसमें यड़ संधि है। इसके संधि विच्छेद की अगर हम बात करते हैं तो अनुधन एषण, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, आपसे कहा जा रहा है कि उधव मोही ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की चाही, तो इसमें कौन सा रस है, मैं कहूंगा इसमें करुण रस है। करुण रस आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संस्कृत शब्द राजन का शुद्ध स्त्रीलिंग क्या होगा, तो राजन को साथों हम लोग राज्ञी कहते हैं, क्या कहते हैं, राज्ञी कह सकते हैं। आंसर आपका ए होगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। कालिदास कैसे लिखा जाता है, इन चारों की अगर बात करें तो इसमें से जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है काली। तिमिर शब्द का साथों विलोम क्या होगा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, तो तिमिर का विलोम आपको यहाँ पर बताना है। अंधकाश अंधकार होगा, तम होगा, आकाश होगा या प्रकाश होगा, तो मैं कहूंगा प्रकाश होता है साथों तिमिर का विलोम। उसके बाद देखिए कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय भाव समास का उदाहरण है ये आप लोग यहाँ पर बता दीजिए। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, अगर किसी भी शब्द का पहला पद अनु है तो अव्यय भाव समास होगा, अगर किसी शब्द का पहला पद प्रति है या बड़ा आ है या भर है, तो इन चारों में से कोई शब्द दिख जाए तो अव्यय भाव समास होता है। यहाँ पर देखिए भर शब्द है तो ये आपका अव्यय भाव समास हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, ये बात आपसे पूछी जा रही है। सोहन साइकिल चलाता है, इसमें सकर्मक क्रिया है। मोहन दूध पीता है, सकर्मक क्रिया है। बालक दौड़ता है, श्यामा ढोलक बजाती है, सकर्मक क्रिया है। देखिए चलाता है, क्या चलाता है, साइकिल चलाता है, हमें आंसर मिल गया तो सकर्मक क्रिया। पीता है, क्या पीता है, दूध पीता है, आंसर मिल गया सकर्मक क्रिया। बजाता है, क्या बजाता है, ढोलक बजाता है, सकर्मक क्रिया। दौड़ता है, अब नहीं कहोगे क्या दौड़ता है, अरे भाई दौड़ता है, क्या दौड़ता का क्या मतलब है, तो यहाँ पर आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहे कि सोहन मेरा भाई है, खाली जगह आपको बताना है। सोहन छत पर है, सोहन बच्चों को मारता है, सोहन पेड़ से कूदा है, बताइए। अच्छा, उपयुक्त विकल्प चुनकर अधिकरण कारक में, देखिए अधिकरण कारक में क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं, में होता है या पर होता है, तो यहाँ पर में तो नहीं हो सकता, पर हो सकता है। पर आपका कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी कि सोहन छत पर है, ये बिल्कुल साथियों सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कहा जा रहा है साथियों कि आपसे जो और सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचानिए। अगर कहीं पर आपको जो सो दिख जाए तो वो आपका संबंधवाचक होता है साथियों। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। अर्ध सम्मात्रिक छंद इसमें से कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है जो दोहा होता है ना, दोहा ये अर्ध सम्मात्रिक छंद ही
ही कहलाया जाता है। अमृत का अर्थ इसमें से कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अमृत को हम लोग जल कहते हैं, अमृत को स्वर्ण भी कहते हैं और अमृत को पारा भी कहा जाता है, लेकिन अमृत को मोती नहीं कहते हैं। अगला देखिए, श्वेता पढ़ रही थी, इस वाक्य में किस काल की क्रिया का प्रयोग किया गया? श्वेता पढ़ रही थी, श्वेता पढ़ रही थी यानी कि अभी भी पढ़ रही होगी, तो इसमें आपका अपूर्ण भूतकाल वाला ये वाक्य हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल, भारत और चीन के बीच पूर्वी क्षेत्र की सीमा को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो भारत और चीन के बीच की सीमा को तो मैकमोहन रेखा कहा जाता है, मैकमोहन लाइन। गांधी जी ने किस वर्ष में दांडी मार्च आयोजित किया था? तो गांधी जी ने 1930 में ही दांडी मार्च आयोजित किया था। उसके बाद देखिए, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा था? तो कौन सा था साथियों? राष्ट्र कौन था साथियों? पहला राष्ट्र मैं कहूंगा पुर्तगाल था, तो पुर्तगाल आपके सवाल का जवाब होगा। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये तो साथियों 1 मई को मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे। उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का था? अरुणाचल प्रदेश का था। अच्छा, सबसे ज्यादा कहाँ का था? ये एक बार अगर आप जानते हैं तो मुझे कमेंट में बता दीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो अभी मैंने आपको बताया साथियों, अरुणाचल प्रदेश का था। रिपीट हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसको नियुक्ति किया गया है? तो इनका नाम निधि तिवारी है और निधि तिवारी ही नरेंद्र मोदी जी की निजी सचिव बनी है। उसके बाद देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है साथियों? तो मैं कहूंगा वॉशिंगटन डीसी में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित है। अगला देखिए, इनमें से कौन सा एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है? तो किसकी बात चल रही है? साइबेस की, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की, सिंपल मेल की या मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की? मैं कहूंगा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की अगर बात करें तो ये एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि पनामा नहर किन 2 सागरों महासागरों को जोड़ता है? तो बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को नहीं जोड़ता है पनामा नहर। मैं कहूंगा अटलांटिक सागर महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को, कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को, लाल सागर और भूमध्य सागर को। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को साथ जोड़ता है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो मैं कहूंगा राजस्थान था। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे रोडेशिया देश का नया नाम क्या है? तो जिम्बाब्वे है। जिम्बाब्वे आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम के लिए साथों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा। रोडेशिया किस देश का नया नाम है? तो जिम्बाब्वे का है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, कंगारू इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, तो कहां का है साथियों? मैं कहूंगा ऑस्ट्रेलिया का है, तो ऑस्ट्रेलिया आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए इनमें से क्या जरूरी होता है? तो मैं कहूंगा फॉलिक एसिड यानी कि फॉलिक अम्ल जरूरी होता है लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए। उसके बाद देखिए, डेविस कप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप तो साथियों टेनिस के खेल में दी जाती है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय पुलिस स्मारक किस शहर में स्थित है? तो ये साथियों नई दिल्ली में स्थित है राष्ट्रीय पुलिस स्मारक। आंसर आपका ए हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड हैं? तो उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड हैं? मैं कहूंगा 822 विकास खंड हैं। अगला देखिए साथियों, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ही भारत माता मंदिर स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। करुणालय की रचनाकार कौन है? ये बात आपसे पूछी जा रही है, तो मैं कहूंगा जयशंकर प्रसाद की अगर बात करें तो यही करुणालय के रचनाकार हैं। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से क्या 40 सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है? नहीं। 30 सदस्यों को नहीं, 31 सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है उत्तर प्रदेश से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1947 में ही साथियों उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा खोज इंजन यानी कि सर्च इंजन का एक उदाहरण है? तो मैं कहूंगा गूगल की अगर बात करते हैं तो साथियों यही तो खोज सर्च इंजन का एक उदाहरण है, सर्च इंजन ही तो है ये। उसके बाद देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? तो क्या सर्वश्रेष्ठ शिक्षक को दिया जाता है, कोच को दिया जाता है, सैनिक को दिया जाता है, खिलाड़ी को नहीं साथियों, कोच को दिया जाता है। जो बेस्ट कोच होते हैं उनको ही द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व ये भारत के कौन से राज्य में है? मैं कहूंगा ये आंध्र प्रदेश में। कहां पर साथियों? आंध्र प्रदेश में है। और असम के किस शहर में हर वर्ष चाय का महोत्सव मनाया जाता है? यानी कि चाय महोत्सव की अगर बात करें तो ये असम के जोरहाट में मनाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, ऋग्वेद का केंद्रीय विषय क्या है? तो ईश्वर की महिमा, बलिदान विधि या साथियों औषधियों से संबंधित या संगीत? मैं कहूंगा ईश्वर की महिमा, यही ऋग्वेद का केंद्रीय विषय है। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपका साथियों ये इंपॉर्टेंट है।
तो रीजनिंग में जो सवाल आपके स्क्रीन पर से यानी कि जो आपके पेपर में साथ आने वाले हैं उन सवालों को हम लोग देखते हैं। पहला रीजनिंग का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 50 सवाल हम लोग देख चुके हैं। 51वें नंबर का सवाल है, कथन आपको दिए गए हैं और निष्कर्ष आपको दिए गए। आपसे कह रहे कि सभी रंग काले हैं, तो मान लीजिए साथू ये क्या हो गए, ये रंग हो गए, ठीक है ना, ये रंग हो गए। कह रहे कि सभी रंग जो है ना ये क्या है, सभी रंग साथू काले हैं। तो ये सभी रंग क्या हो गए, सभी रंग काले हमने यहाँ पर मान लिए। उसके बाद कह रहे हैं, अच्छा सॉरी, सभी रंग काले नहीं बल्कि सभी रंग लाल हैं। काले उसके बाद आया है क्या, काले जो है ना उसके बाद आया है। पहले सभी रंग हम क्या कर लेते हैं, पहले सभी रंग हम काले कर लेते हैं, सॉरी काले नहीं बल्कि लाल कर लेते हैं। कह रहे कि सभी रंग काले हैं, सभी रंग, देखिए सभी रंग लाल हैं, ठीक है। दूसरा है सभी रंग काले हैं, तो ये सभी रंग क्या हो जाएंगे साथियों, सभी रंग आपके यहाँ पर काले हो जाएंगे। उसके बाद कह रहे कि सभी रंग पेंट हैं, तो सभी रंग अगर पेंट है तो मान लेते हैं साथियों, अगर बात करते हैं ये सारे के सारे साथियों रंग क्या हो गए, ये सारे के सारे रंग यहाँ पर पेंट हो गए। अब निष्कर्ष को देखिए और बताइए कौन सा सही कौन सा गलत। सभी लाल पेंट हैं, देखिए ये लाल हैं, ये लाल हैं, क्या सभी लाल पेंट है, मैं कहूंगा पेंट इधर आ रहे हैं और लाल ये है, यानी कि इतने लाल पेंट नहीं है ना, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। कुछ पेंट काले हैं, कुछ पेंट काले हैं, ये पेंट है, देखिए कुछ पेंट जो है ना, पेंट का कुछ हिस्सा काले के अंतर्गत कहीं ना कहीं आ रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि हाँ भाई कुछ पेंट काले हैं, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी, यानी कि दूसरा वाला आपका निष्कर्ष अनुसरण करता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए साथियों, सीआरपीएफ कांस्टेबल में नंबर सीरीज के सवाल ना है, ऐसा साथियों हो नहीं सकता। तो देखिए नंबर सीरीज का सवाल है, आपसे कह रहे हैं कि सबसे पहले 49 है, उसके बाद 54 है, और फिर 41 आ गया है, और फिर 62 आ गया है, उसके बाद साथियों 33 आ गया है, उसके बाद 70 आ गया है, और उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, ये बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। देखिए साथियों, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आपको 49 से 54 बेहतर होगा या 41 बेहतर होगा, फिर 62 या 33। मैं कहूंगा 49 से 41 पर जाते हैं तो 8 घटाते हैं, और 41 से 33 पर जाते हैं तब भी साथियों 8 घटाते हैं, तो मैं कहूंगा क्या यहाँ पर भी 8 घटेगा। एक बार रुक जाइए जरा, 54 से अगर हम 62 पर जाते हैं तो साथियों यहाँ पर 8 प्लस करते हैं, और 62 से 70 पर जाते हैं तो 8 प्लस करते हैं, तो मैं कहूंगा यहाँ पर 8 घटेगा। तो जब 8 घटेगा 33 में से यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अगर 25 ऑप्शन में है तो लॉजिक हमारा बिल्कुल सही है, और मैं देख पा रहा हूँ साथियों 25 ऑप्शन नंबर सी वाले में। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कहने की एक निश्चित कोड भाषा में ORGAN को क्या लिखा जाता है, QWDLC लिखा जाता है, और ऑपरेट को साथियों क्या लिखा जाता है कि QBXWLSH लिखा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है जनरेटर के लिए क्या कोड होगा। देखिए कभी भी अगर आपको 2 वर्ड दे रखे हो कि भैया इन वर्ड का कोड ये है और इन वर्ड का कोड ये, और तीसरा वर्ड आपको दे रखा हो, पूछा जाए इनका कोड क्या होगा, तो आप सबसे पहले मेरी मानिए कि ये कोशिश किया करिए कि जैसे कि यहाँ पर GE लिखा हुआ है, GEN, तो GE का कोड देखिए जरा क्या हो सकता है। जैसे कि G यहाँ पर लिखा है, G तीसरे नंबर पर है ना, तो G का कोड D है, तो अगर हम G का कोड D मान ले, E का कोड की अगर बात करें, E कहाँ गया भाई साहब, E देखिए जरा, E आपका यहाँ पर है, तीसरे नंबर पर है, यानी कि X हो जाएगा। तो ऑप्शन जो राइट ऑप्शन की शुरुआत होगी वो DX से होगी। DX एक तो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, यानी कि सभी पर है। तो देखिए C को मत आप देखिए क्योंकि सब में है, X को भी मत देखिए, आप इसको देखिए 5वें वाले को, 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5। R का कोड क्या हो सकता है, जरा देखिए R का कोड साथों ये W होगा, तो W कहाँ पर आया है ना, W कहां पर आया है, W एक तो यहां पर आया है, ये देखिए W इसमें नहीं आया है, गलत हो जाएगा, W इसमें आया है, और W आपका इसमें भी नहीं आया है। तो अब 2 ऑप्शन होंगे, या तो A होगा या C होगा। अब आप क्या कर सकते हैं साथों, देखिए W यहां पर आ गया, अब यहां पर इसको देख लीजिए, A का कोड क्या हो सकता है, A का कोड हो जाएगा साथों L, तो L यहां पर तो नहीं है साथियों, है ना, W यहां पर आ गया, L हाँ यहीं पर तो है साथों, यहाँ पर तो क्यों आ गया है, तो मैं कहूंगा ये ऑप्शन नंबर सी वाला आपका जवाब जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया साथों, अच्छा सवाल था ये। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपके सामने आपको कथन दे रखे हैं और आपको साथों निष्कर्ष दे रखे हैं। आपको कथन के अकॉर्डिंग बताने कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत है। यानी कि लंबी दूरी के लिए हवाई यात्रा परिवहन का सबसे तेज साधन, यानी कि अगर दूरी लंबी है तो ट्रेन से बस से मत जाओ साथों, एरोप्लेन से जाओ, हवाई यात्रा करो, क्योंकि हवाई यात्रा जो है ना ये परिवहन का सबसे तेज साधन है, सबसे फास्ट पहुंच जाते हैं, सबसे जल्दी पहुंच जाते हैं। अब निष्कर्ष इसको देखिए, कह रहे कि हवाई जहाज के टिकट अन्य परिवहन की तुलना में सस्ते हैं। देखिए यहाँ पर टिकट वगैरह की बातचीत नहीं चल रही। अगर ये होता कि हवाई जहाज अन्य परिवहन के साधनों में जल्दी पहुंचा देता है तो ये हमारा निष्कर्ष सही हो जाता है, लेकिन टिकट की बात चली है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि निष्कर्ष का कथन से लेना देना नहीं है। हवाई यात्रा में दुर्घटनाओं की संभावना अधिक रहती है, तो भाई साहब इसकी भी हमने कोई भी यहाँ पर जिक्र नहीं किया है कथन में, तो जिसका कथन से संबंध नहीं होता उसको हम गलत मानते हैं, तो ये तो दोनों गलत हो जाएंगे। तो एक ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें लिखा हो ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगले नंबर का सवाल है, आपसे कहा जा रहा है साथियों कि NR है, उसके बाद साथियों UQ है, उसके बाद TX है, और उसके बाद साथियों AW है। तो आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2 लेटर कौन से हो सकते हैं जो इसके आगे यहाँ पर आ सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आप साथियों सही जवाब तक पहुंच जाएंगे। देखिए साथियों यहाँ पर अगर बात करें, जैसे कि ये N है, N से U हुआ है, यानी कि 14 से 21 हुआ है, फिर U से T, ये तो फिर गैप हो गया, यानी कि ये लॉजिक नहीं लगेगा।
अगर हम देखें साथियों यहाँ पर एक काम करिए साथियों, जैसे कि n14 पर होता है ये q हो गया, क्या n14 पर होता है q, यानी कि 14 से 17 हुआ है, यहाँ पर 3 बड़ा है। और r18 पर होता है, r से यहाँ पर q हुआ है, यानी कि अब यहाँ पर साथियों कितना हो गया, एक सेकंड, नहीं ये तो हो ही गया ना, एक चीज तो हो ही गई, r से u हुआ है, यानी कि यहाँ पर 3 बड़ा है, n से q हुआ है, और r से u हुआ है, यहाँ पर भी 3 बड़ा है, ठीक है। उसके बाद अब इसको देखिए, u से x हुआ है, u 21 पर होता है, x 24 पर होता है, मैं कहूंगा यहाँ पर भी 3 बड़ा है, और q से t हुआ है, यहाँ पर भी 3 बड़ा है, यानी कि सब में 3 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी 3 हम बढ़ा लेंगे। a में 3 बढ़ाएंगे तो d आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आएगा। w में साथों अगर हम कितना 3 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर w एक्स वाई जेड, यानी कि z आ जाएगा, तो मैं कहूंगा z और t आएगा। z और t आपके कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नंबर सीरीज का है, 28 है आपके सामने, 52 है आपके सामने, 82 है आपके सामने, 118 है, और आपके सामने साथों 160 है। तो अगला नंबर आपका यहाँ पर क्या हो सकता है, ये बात आपसे पूछी जा रही, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आप जवाब दे देंगे। देखिए सीआरपीएफ कांस्टेबल में साथों ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन साथों क्वेश्चन पेपर आपका नहीं आएगा। जितने कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ उतने कॉन्सेप्ट आप देखिए, यकीन मानिए तो पेपर आपका ये क्रैक हो जाएगा। लेकिन जितनी चीजें मैं आपको करवा रहा हूं ये आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। 28 से 52, 52 से 82, 82 से 118, 118 से 160, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, ये बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए अगर आप यहाँ पर साथों थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप यहाँ पर आपको मालूम पड़ जाएगा, क्या आपको मालूम पड़ेगा कि 28 से 52 हुआ है तो यहाँ पर 24 बड़ा है, 52 से 82 हुआ है तो साथों कितना बड़ा है, तो सीधा सीधा आपका 30 बड़ा है, 82 से 118 हुआ है साथों 36 बड़ा है, और 118 से 160 हुआ है, मैं कहूँगा यहाँ पर साथों 42 बड़ा है। यहाँ पर कितना पड़ेगा, तो 160। देखिए साथों अब आपको यहाँ पर सबका गैप 6 नजर आ रहा है ना, तो यहाँ पर भी 6 आएगा, तो 42 और 6 48 होते हैं, यहाँ पर 48 बढ़ेगा, 8 आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि आपका 208 आ जाएगा। और 208 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को और बताइए साथों आपके सवाल का जवाब क्या हो सकता है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि 5 8 को कैलकुलेट करके 189 बनाया गया है, 6 7 को कैलकुलेट करके 265 बनाया गया है, तो 7 और 9 को कैलकुलेट करके यहाँ पर क्या नंबर आ सकता है, बस इतनी सी बात आपको साथों बताना है। चलिए तो ट्राई करिए साथों और बताने की कोशिश करिए। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम 5 का स्क्वायर कर दें और 8 का स्क्वायर कर दें, जैसे कि 5 का स्क्वायर होता है 25 और 8 का स्क्वायर होता है 64, अगर हम इनको जोड़ते हैं तो कितना आता है, तो साथियों कितना आता है मुझे बताइए। 5 4 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये तो 89 आ रहा है ना, कितना आ रहा है साथों, 89 आ रहा है। अच्छा भैया तो एक काम करिए साथों, क्यूब करके देखिए, है ना, इससे मामला नहीं बना तो साथों क्यूब करके यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। चलिए यानी कि अगर हम 5 का क्यूब करें, अगर 8 का भी क्यूब करेंगे फिर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 5 का क्यूब 125 होता है, 8 का क्यूब 64 होता है। अब जरा जोड़िए साथों, अब 189 आ गया, यानी कि इसको भी साथों फिर हम वही करेंगे, क्यूब करेंगे और स्क्वायर करेंगे। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, तो 15 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 265। देखिए वही 265 लिखा हुआ है, क्यूब करिए और स्क्वायर करिए। 7 का क्यूब अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 4 आएगा, 12 आएगा, 4 आएगा, 424 यहाँ पर आना चाहिए। 424 कौन से ऑप्शन में है, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में DO, ठीक है, दा, ठीक, मैथ, यानी कि इन 3 वर्ड का कोड जो है वो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अच्छा ये हो सकता है कि हो सकता हो दा का कोड पहले हो गया हो, ए भी हो गया हो सकता है DO का कोड सबसे अंत में हो गया, यानी कि इन तीनों वर्ड का इसमें से मिला के कोड है। अब दूसरी लाइन देखिए, मैथ इज फन का कोड EFGHIJ है, यानी कि इन 3 लेटर का, इन 3 वर्ड्स का कोड इनमें से है, यानी कि आपको बताना है मैथ का कोड क्या होगा। आप यहाँ पर एक चीज देखो, मैथ आपको यहाँ पर दिख रही है और मैथ आपको यहाँ पर दिख रही है, यानी कि मैथ का कोड इसमें भी आपको दिखेगा और मैथ का कोड इसमें भी आपको दिखेगा। आप देखिए ए भी यहाँ पर, ए भी यहाँ पर है, नहीं है, CD यहाँ पर है, CD यहाँ पर है, नहीं है, EF यहाँ पर भी है और EF यहाँ पर भी है, यानी कि यही आपका मैथ का कोड हो जाएगा, EF हो जाएगा। EF कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में। समझ गए साथियों। चलिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये अब साथियों आपके मैथ्स के जो 25 क्वेश्चन आएंगे, उनको बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं साथियों, सिर्फ चंद क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। इन सवालों को आप लोग बहुत बारीकी से और बहुत ध्यानपूर्वक देख लीजिए। मेरा मानना है कि आपका जो मैथ का स्कोर होगा वो बहुत शानदार हो जाएगा और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लाए हो। देखिए यानी कि वो अनुपात मुझे बताइए जिसमें 120 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल, इनको 155 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ अगर मिलाया जाए और मिलाकर 135 रुपए प्रति किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त होता है, तो वो अनुपात क्या होगा। आपको कभी भी ऐसा सवाल आए तो इस सवाल का जवाब आप कैसे निकालोगे। आपको 2 रेट दिए गए हैं, एक ये रेट एक ये रेट, यानी कि अगर 120 रुपए में चावल है और दूसरी तरफ 155 रुपए में चावल है, यानी कि इनको जो मिलाया जाता है, इनको मिलाकर 135 रुपए का मिश्रण वाला चावल बनाया जाता है, तो अनुपात आपसे पूछा जा रहा है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, इनका डिफरेंस निकालना है। कितना निकलेगा साथियों, 15 निकलेगा। इनका आपको डिफरेंस निकालना है साथियों, कितना निकलेगा, 20 निकलेगा, है ना। तो ये अनुपात आपका हो गया। इसको कट करा लीजिए, 4 से कट करिए, 4 से नहीं 5 से कट करिए, 5 3 15, 5 चौक 20, यानी कि
4:3 ये आपका अनुपात हो जाएगा, यानी कि वो अनुपात ज्ञात कीजिए, तो वो अनुपात 4:3 है, जिसमें 120 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल को 155 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ मिलाकर 135 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य का मिश्रण प्राप्त होता है। आंसर आपका डी हो जाता है। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि आपके सामने साथियों एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ना। देखिए 0.7 है, माइनस ब्रैकेट के अंदर 4.3 है, माइनस 3.6 है, माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर 6.1 है, माइनस 4.7 है, माइनस 2.3 है। अब आपको सबसे अंदर वाला ब्रैकेट ये है ना, तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना होगा। देखिए 6.1, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इनको एक काम करिए साथियों, जोड़ दीजिए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन जो नंबर आएगा वो माइनस का होगा, ये बात ध्यान रखिएगा साथियों, है ना। तो 5 और 6 7, यानी कि यहाँ पर तो कुल मिला के 7 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कितना आ गया साथियों, आपके सामने यहाँ पर 7 आ गया। चलिए भाई, इतनी बात साथियों क्लियर। बहुत धीरे धीरे देखेंगे साथियों, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और बारीकी से जब आप इन सारे सवालों को समझेंगे तो आपके अच्छे से साथियों यहाँ पर समझ में आ जाएगा। देखिए साथियों, अब अगर बात करते हैं तो देखिए 7 में से 6.1 जाएगा, कितना बचेगा बताइए जरा। मैं कहूंगा 0.9 बचेगा, लेकिन माइनस का 0.9 बचेगा। इतनी बात साथियों क्लियर है। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा साथियों, प्लस हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटा लीजिए, यानी कि 4.3 में से 3.6 को घटा लीजिए, 13 हो जाएगा, 13 में से 6 जाएगा, 7 बचेगा। अब इधर कुछ नहीं बचेगा, यानी कि इधर आपका 0.7 आ जाएगा। इसको साथियों कैलकुलेट करा लीजिए, प्लस ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी 1.6 हो जाएगा साथियों। अब माइनस करके यहाँ पर अगर बात करें, ये क्या है 0.7 यहाँ पर साथियों आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए साथियों, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर साथियों बात करते हैं 0.7 में से, क्या 0.7 में से अगर हम 1.6 को घटाते, 1.6 को साथियों घटाते हैं तो कितना आएगा। ये 1.6 में से 0.7 को घटाते कितना आएगा, ये 16 हो जाएगा, 9 आ जाएगा, 0.9 आपका यहाँ पर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा, और पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 लगा लेंगे, 1 0, यानी कि 9/10 आपका यहाँ पर साथियों जो है ना वो आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, लेकिन साथियों अगर बात करें कहीं ना कहीं माइनस का आएगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में माइनस नहीं लिखा है तो माइनस लगा लेंगे। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल अब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे कहा जा रहा है कि साधारण ब्याज पर 400 की राशि 3 वर्षों में 478 हो जाती है, यानी कि मूलधन कितना है, 400 है ना। समय की अगर बात करते हैं, समय आपको 3 वर्ष का दे रखा है। मिश्रधन कितना हो जाता है, 478 हो जाता है। आपसे दर पूछी जा रही है। देखिए साधारण ब्याज निकाल सकते हैं, क्योंकि मिश्रधन में से मूलधन घटाओ तो साधारण ब्याज होता है। 478 में से 400 घटाओगे 78 आपका रुपए क्या साधारण ब्याज निकलेगा। अच्छा, दर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है, यानी कि आर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। तो आर यानी कि दर का सूत्र क्या होता है, दर का सूत्र साथियों क्या होता है, साधारण ब्याज गुणा 100/P इंटू टी, यानी कि मूलधन इंटू समय। तो साधारण ब्याज कितना है, 78 है, गुणा 100 हो जाएगा। मूलधन कितना है साथियों, 400 है, और समय कितना है, 3 वर्ष। इसको कैलकुलेट करेंगे तो दर आपकी निकल आएगी। देखिए इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3 दूना 6, 3 छंग 18 हो जाएगा, है ना। 2 से कट करेंगे इसको तो कितनी आ जाएगी, ऊपर आपका 13 आ जाएगा, नीचे आपका 2 आ जाएगा। और अगर कट करेंगे इसको साथियों 6.5% आपकी यहाँ पर दर आ जाएगी, जो कि कहाँ पर लिखी हुई है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में लिखी हुई है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। और ये आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे करेंगे एक वस्तु को 2352 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 752 रुपए का लाभ होता है, तो लाभ को बताइए प्रतिशत में बदलकर। यानी कि आपको यहाँ पर साथियों क्या, आपको यहाँ पर पहली चीज जो दी गई है वो विक्रय मूल्य की दी गई, यानी कि विक्रय मूल्य आपको कितना दिया गया है साथियों, 2352 दे रखा है। आपको यहाँ पर साथियों लाभ भी दे रखा है, लाभ कितना दे रखा है, 752 रुपए दे रखा है। 2352 और 752। देखिए साथियों, अगर विक्रय मूल्य क्या होता है, हमने मान लीजिए कोई चीज खरीदी, और फिर हम मान लीजिए हमने 2300 रुपए में कोई चीज खरीदी, अब हम 2352 रुपए में उस वस्तु को बेच रहे हैं, तो ये बेचने वाला मूल्य है ना। लाभ इतना हुआ है। तो अच्छा, क्रय मूल्य अगर हम बात करते हैं तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, हमेशा विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाकर ही क्रय मूल्य निकलता है, यानी कि जिस मूल्य पर हमने कोई वस्तु खरीदी होगी। तो घटा दीजिए, 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा, 5 में से 5 जाएगा, 0 बचेगा, 23 में से 7 जाएगा, 16 बचेगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 1600 आपका क्या होगा, 1600 आपका क्रय मूल्य होगा, यानी कि आपने वो वस्तु 1600 रुपए में खरीदी होगी। इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो अब लाभ का प्रतिशत बदलना है, तो लाभ कितना है, 752 है, गुणा 100 आ जाएगा, और नीचे हमेशा क्या आता है, नीचे हमेशा साथियों आपका क्रय मूल्य आता है। इतनी बात भी क्लियर हो जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 अट्ठे 2 तिया 2 सत्ते 2 छंग आ जाएगा, 8 से क्या कट होगा, 8 एकम 8, 16 8 24, 8 चक्को आपका 32 हो जाएगा, 32 और आपका कितना हो जाएगा, 33 34 35 36 37, 5 इसमें लग जाएगा, 56 हो जाएगा, 8 सत्ते आपका 56 हो जाएगा, यानी कि आपका 47% आ जाएगा। और 47% कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।